In last lecture, we have studied classification of matter, which is on the basis of physical property as well as chemical characteristics. Okay. Now, let us see our next topic. Last lecture में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। पूरे चैप्टर में हम मैटर के पीछे पड़ गए हैं, बराबर। पहले मैटर क्या है पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so students, today our next question is explain different types of properties of matter. Okay, different types of properties of matter. So as you know that each and every type of matter has its unique and characteristic property. हर एक मैटर की अपनी कोई यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं रोज की बात करूं तो उसकी प्रॉपर्टी है स्मेल, तो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो दूसरों से अलग है। जैसे आप बीटर आलमंड ले लो तो उसकी भी स्मेल रोज से अलग होगी। ओके, तो हर एक सब्सटेंस की या तो स्मेल डिफरेंट है, या कलर डिफरेंट है, या डेंसिटी डिफरेंट है, या मास डिफरेंट है, या वॉल्यूम डिफरेंट है। तो इसलिए कहते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस और मैटर हैज इट्स यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। उसकी यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, उसे कहेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, so what is physical property? So physical properties are the properties for which for measurement or observation there is no change in its identity or composition. मैं एग्जांपल दूं, उसके बाद ही डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं इस पेन की, इस पेन के लिए पूछा जाए कि इसका कलर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये तो ब्लैक कलर की पेन है। तो क्या हमने ब्लैक कलर ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसका कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ, ब्लैक का ब्लैक ही रहेगा। मेरे पीछे जो वॉल है उसका कलर व्हाइट दिख रहा है आपको, तो व्हाइट देखने के बाद या देखने के लिए उसका कलर चेंज हुआ, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई नहीं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा एग्जांपल, सपोज आपको कहा जाए कि भाई H2O वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, वाटर के सैंपल को गैस स्टोव पे रखोगे, जैसे ही हीट मिलना स्टार्ट होगा वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। इस बॉइलिंग प्रोसेस से वेपर बनी, लेकिन वेपर में भी उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहने वाला है। चलो फ्रीजिंग पॉइंट डिसाइड करना है, तो उसी वाटर को वापस फ्रीजर में डाल दो। आफ्टर 2 to 3 hours if you will observe that it will become ice। तो आपको पता चला कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपने फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड किया, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड किया, आपने डेंसिटी फाइंड किया, आपने कलर देखा, आपने स्मेल ली, इस किसी भी ऑब्जर्वेशन के दौरान उसका कैरेक्टरिस्टिक और कॉम्पोजिशन चेंज होता है नहीं, और इसलिए ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके लिए डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, the properties of matter or substance, okay, the properties of substance in which there is no change
in its identity. There is no change in its identity or composition. Composition माने formula. During observation or measurement. Observation or measurement. Okay. So this type of properties are known as physical property. The properties of substance in which there is no change in its identity or composition during observation or measurement, it is known as physical property. ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट करते समय उसकी आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है तो उसे कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके एग्जांपल्स लेंगे तो आएगा पहला कलर ऑफ द सब्सटेंस, ऑर्डर मतलब स्मेल ऑफ द सब्सटेंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी। दिस ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन विच देयर इज नो चेंज इन इट्स identity or composition during observation or measurement of it, it is known as physical property. Okay, चलो physical property, उसके साथ साथ सेकंड प्रॉपर्टी को कहेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन आप अपनी तरफ से अच्छी सी बना के लिख सकते हो कि the property of substance in which there is a chemical change, or composition. The property of substance in which there is a chemical change to occur और composition का भी change होता है during measurement or observation. So this type of property is known as, क्या कहते हैं उसको, chemical property. तो एक्सप्लेन ऐसा करो कि इसका प्रॉपर मीनिंग निकले। तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन विच देयर इज अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, इट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन करते समय अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है या फिर कंपोजिशन चेंज होता है तो उसे कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? एग्जाम्पल उसके हैं बच्चों, पहला है एसिडिटी, ओके, दूसरा है बेसिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ दोनों कह सकते हैं। इसके साथ साथ कंबस्टिबिलिटी, कंबशन प्रोसेस जो होती है तो कंबस्टिबिलिटी, ओके, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। ओके, चलो समझाता हूं। कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या है? आप इतना जानते होंगे कि कोई भी ऑटो रिक्शा होती है उसमें सीएनजी गैस होता है, उसका मेन कंपोनेंट है मीथेन। लेकिन अगर आपको ऑटो में नहीं बैठना है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो उसमें होता है पेट्रोल जिसमें इथिन होता है, इथिन। और मजा आई, परिवार बड़ा, आपको कोई कार की जरूरत है तो उसमें भी पेट्रोल या डीजल यूज करोगे तो डीजल एक्चुअली डेकेन होता है 10 कार्बन का। अगर घर में आपको कंबशन करके फ्यूल से खाना पकाना है तो उसमें ब्यूटेन होता है। लेकिन अगर आपको 1 घंटे में अहमदाबाद से दिल्ली जाना है तो आप न तो सीएनजी से जा सकते हो, न पीएनजी से, न पेट्रोल से, न डीजल से, न ब्यूटेन से। आपको ऑक्टेन और डेकेन
ऑक्टेन नोनेन डेकेन का मिक्सचर होता है एरोप्लेन में, आपको वो यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक फ्यूल की कंबस्टिबिलिटी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, हर एक फ्यूल का कंबशन डिफरेंट होगा और एनर्जी भी डिफरेंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल दूं तो समझ में आएगा। देखो दो एग्जांपल दे रहा हूं, एक सीएनजी वाला मीथेन और ब्यूटेन C4H10, बराबर। चलो पेट्रोल का ही कंबशन करते हैं, अभी टू व्हीलर पे रहेंगे। तो देखो C2H4 को हम इथिन बोलते हैं, पेट्रोल। कंबशन प्रोसेस, उसका मैं जो रूल आपको समझा रहा हूं वो जब तक केमिस्ट्री पढ़ो तब तक याद रखना एकदम इजी है। कंबशन का पहला रूल है, जितने कार्बन दिखे उतने कार्बन डाइऑक्साइड लिखो। चलो मीथेन में एक ही कार्बन है तो आएगा 1 कार्बन डाइऑक्साइड, इथिन में 2 कार्बन है तो आएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड। जितने हाइड्रोजन हो उससे आधे H2O लेना है, तो यहाँ लूंगा मैं 4 है हाइड्रोजन तो आधे मतलब 2H2O, 4 हाइड्रोजन उसका आधा 2H2O आएगा। क्लियर। सो मीथेन और इथिन दोनों का कंबशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दो रूल हुए। फर्स्ट रूल जितने कार्बन उतने CO2, दूसरा रूल हाइड्रोजन से आधे H2O लिखना है। रूल नंबर 3 ऑक्सीजन का बैलेंसिंग। राइट साइड कितने ऑक्सीजन है, 2 + 2 4, तो यहाँ 2 रख दो तो 2 2 जा 4 हो गया बैलेंस। राइट साइड कितने ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4, 4 + 2 1 जा 2, टोटल 6 ऑक्सीजन राइट साइड है। तो राइट साइड 6 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड करने हो तो 3 2 जा 6। तो आपने देखा कि भाई मीथेन, ब्यूटेन, इथीन, डेकेन, बराबर, ऑक्टेन नोनेन डेकेन, ये जितने भी हमारे पास फ्यूल है वो सभी फ्यूल की कंबशन प्रॉपर्टी डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट देते हैं, डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। ये सीएनजी वाला मीथेन 700 से 800 किलो जूल रिलीज करता है, गैस वाला मीथेन, गैस वाला ब्यूटेन जो गैस सिलेंडर है कुकिंग के लिए, वो 2000 या 2200 जितनी किलो जूल एनर्जी देता है। कहने का मतलब है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वो भी डिफरेंट है। तो इस कंपैरिजन को बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी। तो अगर हमें किसी भी फ्यूल की कंबस्टिबिलिटी चेक करनी हो तो हमें कंबशन करना पड़ेगा, और इस कंबशन के दौरान मीथेन का जो फॉर्मूला था वो चेंज हो गया और वो बन गया CO2 + H2O। इथिन का भी फॉर्मूला चेंज हो गया, बिकम CO2 + H2O। आई मीन टू से दैट टू ऑब्जर्व द कंबस्टिबिलिटी वी हैव टू चेंज इट्स फॉर्मूला, मतलब कंपोजिशन। दैट इज अ केमिकल चेंज एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो उसे केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। चलो एसिडिक नेचर की बात करें, एसिडिक नेचर की और बेसिक नेचर की। एग्जाम्पल देता हूं एसिडिक नेचर के लिए। हम ऐसा सोच सकते हैं एसिडिक नेचर के लिए कि सपोज हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, बराबर, दूसरा एसिडिक एसिड है, तो दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है उसे बोलते हैं एसिडिटी का नेचर। तो बच्चों अगर फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड दोनों को बेस के साथ ट्रीट किया जाए, बेस, तो आप 10th में भी पढ़े हो, एसिड और बेस कंबाइन होके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। So as you know that acid gives H+, base gives OH-, acid gives H+, base gives OH-, ये तो होना ही था, मतलब वाटर सेपरेट हुआ ना दोनों में। अब क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम उधर जाके बनाएगा सोडियम फॉर्मेट, और वही सोडियम इधर जाके बनाएगा सोडियम एसीटेट। कहने का मतलब है कि दोनों का एसिडिक नेचर चेक करना हो तो हमें न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, और उससे
उसका फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मिक एसिड ने बनाया सोडियम फॉर्मेट और एसिडिक एसिड ने बनाया सोडियम एसीटेट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें तो पता चलता है सोडियम फॉर्मेट और सोडियम एसीटेट में फॉर्मेट की क्वांटिटी ज्यादा बनी। किसकी क्वांटिटी ज्यादा बनी? फॉर्मेट की। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मिक एसिड ने ज्यादा H+ प्रोड्यूस किए और एसिडिक एसिड ने कम। तो आपको मैं 12th में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एसिडिक नेचर ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मोर देन एसिडिक एसिड, रीजन के साथ 12th में एक्सप्लेन करूंगा। तो फाइनली एसिडिटी डिसाइड करने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन किया, इससे उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया। देखो HCOOH बन गया HCOONA and CH3COOH बन गया CH3COONA. So to compare the acidic nature, we have to change its formula, composition, and that's why it is known as chemical property. Same way, अगर हमें एमोनिया और NaOH इन दोनों का बेसिक नेचर कंपेयर करना हो तो उनको एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन ज्यादा एसिडिक है। तो वैसे बेसिक नेचर भी वन टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिन प्रॉपर्टी के ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के दौरान अगर आपको कोई कॉम्पोजिशन या आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है तो उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड देयर इज अ नीड टू चेंज, सो इट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया जाए तो एक नई टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। चलो एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको वेट फाइंड करना है किसी का भी, तो जितनी क्वांटिटी ज्यादा उतना वेट ज्यादा होगा ना। जैसे लेंथ है या फिर वॉल्यूम है या फिर एरिया है, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो क्वांटिटी पर डिपेंड होती है और ऐसी प्रॉपर्टीज को क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, फिर से उसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है क्योंकि दी ही नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी। लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, the properties of substance which depend on quantity of substance. Quantity of substance is called quantitative property. फिर से एक बार, the properties of substance which depends on quantity of substance, it is known as क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम मास ऑफ द सब्सटेंस, क्वांटिटी इज मोर, प्रॉपर्टी इज मोर। वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, एरिया ऑफ द सब्सटेंस, तो मास, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ जो क्वांटिटी पर डिपेंड है तो उसे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ओके, चलो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्रेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू, उसके साथ साथ प्रॉपर यूनिट भी जरूरी है। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी वी नीड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आल्सो। ठीक है, एक एग्जांपल दूं। सपोज आपको ऐसा कहा जाए कि भाई कोई रूम है, उस रूम की लेंथ 6 मीटर है
तो ही उसका प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। The length of the room is 6 meter. It indicates proper physical meaning of the question. लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भाई रूम की लेंथ कितनी है, तो आप सिर्फ 6 लिखोगे, तो 6 सेंटीमीटर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। ओके, तो अकेला डिजिट यूज करोगे कोई मीनिंग नहीं है, और अकेला यूनिट यूज करोगे तो भी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, दोनों साथ में हो तो ही फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग निकलता है। आपको पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मेल, तो मेल तो टाइप हुआ ना, नाम थोड़ी हुआ। वैसे यहाँ पे आप सिर्फ आपको पूछा जाएगा व्हाट इज योर वेट, तो आप बोलोगे सर किलोग्राम में है। अरे अभी मुझे भी पता है किलोग्राम में, लेकिन कितना है, दैट इज योर क्वेश्चन। सेम वे यहाँ पे कोई भी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करना हो तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी प्रॉपर होना चाहिए। सो मस्ट रिमेंबर, खूब याद रखिएगा कि यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मीनिंग। और इसीलिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स यूज की थी, यूनिट सिस्टम यूज की थी। बराबर, बहुत सालों पहले से हम यूनिट सिस्टम्स डिफरेंट फेज में यूज करते आए हैं, तो हमें आगे इस यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ओके, बेसिकली स्टूडेंट्स, यूनिट सिस्टम जो थी ना, वो दो टाइप की होती है। पहली टाइप की यूनिट सिस्टम को कहेंगे इंग्लिश यूनिट सिस्टम या फिर इंग्लिश सिस्टम। ओके, और दूसरी टाइप को कहेंगे मैट्रिक सिस्टम। जनरली टू टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम वी हैव, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। बच्चों, इंग्लिश सिस्टम के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ। ऐसा कहा जाता है, जनरली ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश सिस्टम जो है वो 1400 AD उससे चली आ रही है। शुरू में इंग्लिश सिस्टम में स्टूडेंट FPS सिस्टम को एक्वायर किया जाता, जिसको कहा जाता है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम FPS सिस्टम थी। सेकंड सिस्टम थी बच्चों MKS सिस्टम, और लास्ट में CGS सिस्टम को हायर किया गया था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम बच्चों टोटली दो टाइप की होती है, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम, जिसमें इंग्लिश सिस्टम 3 डिफरेंट फेज में यूज की गई थी। सबसे पहली इंग्लिश सिस्टम थी FPS, दूसरी MKS और तीसरी CGS। ठीक है, F को कहते थे बच्चों फुट, बराबर, P को कहते थे पाउंड, और S को कहते थे सेकंड। आपको पता है फुट जो है वो लेंथ का यूनिट है, P फॉर पाउंड जो वेट का यूनिट है, और S जो है सेकंड वो टाइम का यूनिट है। तो इंग्लिश सिस्टम में शुरू हुआ था FPS सिस्टम। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 1 फुट इज इक्वल टू 30.5 सेंटीमीटर गिना जाता है। पाउंड की बात करें तो 453.7 इतना ग्राम, उसे कहते हैं 1 पाउंड। ओके, और 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही होती है। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो डिजिट्स है ना, वो थोड़े सेट नहीं हो पा रहे थे कैलकुलेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, और इसलिए FPS सिस्टम को कैंसिल करके इंग्लिश सिस्टम में एक नई सिस्टम आई जिसको MK सिस्टम कहा जाता है, जिसमें बच्चों M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड इस सिस्टम को यूज किया गया। लेकिन MK सिस्टम हर एक जगह पे पॉसिबल नहीं थी। जहां पे मेजरमेंट कम करना हो, छोटी साइज का हो, तो दिक्कत होती थी। और फाइनली इंग्लिश सिस्टम में लास्ट मेथड आई जिसको कहते हैं C फॉर सेंटीमीटर,
G for gram and S for second. Okay. So remember बच्चों, इंग्लिश सिस्टम जो है उसकी 3 टाइप्स है. कौन कौन सी? FPS, MKS एंड CGS सिस्टम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मैट्रिक सिस्टम. बच्चों कहा जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी फ्रांस में ये मैट्रिक सिस्टम का उद्भव हुआ था. और जनरली ये सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम थी. सो मैट्रिक सिस्टम एक्चुअली डिस्कवर्ड इन फ्रांस इन बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी. और वहां से करेक्शन करते 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 1960 तक हम पहुंच गए थे. उसमें एक बेस्ट सिस्टम एक्वायर की गई जिसे कहते हैं SI सिस्टम. ओके, विच इज नोन एज SI सिस्टम. तो बच्चों अब हम SI सिस्टम पर फोकस करेंगे. ठीक है, चलो. तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक वैल्यू, उसके साथ साथ यूनिट भी होना चाहिए. और यूनिट को लिखने के लिए डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स यूज की जाती थी. पहली थी इंग्लिश सिस्टम और दूसरी मैट्रिक सिस्टम. शुरू में इंग्लिश सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड मेथड यूज की थी, फिर MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम. और मैट्रिक सिस्टम जो है वो 18th सेंचुरी में बिगिन हुई, फ्रांस में डिस्कवर हुई और हाल में 1960 से चली आ रही है SI सिस्टम. तो बच्चों आज का आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन SI सिस्टम ऑफ यूनिट. ओके, SI सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए. बच्चों इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है. आपको मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो मुझे 2 लेक्चर चाहिएंगे SI सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है. लेकिन बहुत शॉर्ट में हमारी टेक्स्ट बुक ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 1875, ओके, 1875 में पेरिस जो था उसमें सेवरे नाम का एक राज्य है. पेरिस कंट्री में सेवरे नाम का एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं स्टेट है. उसमें 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई. 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स. वेट एंड मेजर्स. चलो अभी मैं आपकी बात करूं, अभी 11th-12th साइंस स्टार्ट हो रहा है बराबर स्कूलों में. तो जनरली क्या होती है, शुरू में 5 दिन के लिए कर्मयोगी तालीम होती है हमारे गुजरात में. मतलब जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उनकी तालीम होती है. मतलब उनको सिखाया जाता है, कुछ नई चीजें बताई जाती है, क्या ओमिट करना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है. डेमोज होते हैं टीचर्स के, ये सब होता है. क्यों? क्योंकि हम अच्छा पढ़ा सकें. सेम वे उस टाइम पे जब मेजरमेंट में बहुत दिक्कत आती थी इंटरनेशनल लेवल पर, तो बार बार साइंटिस्ट इकट्ठा होके कुछ डिसीजंस लेते थे कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है. तो उस टाइम पे 1875 में पेरिस में जो सेवरे स्टेट है, उस सेवरे में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द सब्जेक्ट वेट एंड मेजर्स. वेट और मेजरमेंट जो है उस पर 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में कहा जाता है CGPM. फ्रेंच लैंग्वेज में इसको कहा गया CGPM, जिसका नेम है फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट्स एट मेजर्स. अब ये लैंग्वेज अपनी है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, फुल फॉर्म ऑफ CGPM कॉन्फ्रेंस जनरल पॉइंट्स एट मेजर्स. मतलब 11th सामान्य सभा ऑन द वेट एंड मेजरमेंट. बच्चों 1875 में ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें
हस्ताक्षर हुए थे, साइनिंग हुआ था, किस पर? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के यूज करने पर साइन हुआ था, और एक रिसर्च पेपर तैयार हुआ, उसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिखा गया और हर एक कंट्री ने उसे साइन किया था। ये जो साइन किया था उस पेपर को कहा गया मीटर कन्वेंशन। ओके, मीटर कन्वेंशन, इट इज द नेम ऑफ, फर्स्ट नेम ऑफ एसआई सिस्टम। जैसे बचपन में आप पैदा होते हो तो आपको सब डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, कोई लालू बोलता है, कोई बच्चू बोलता है, कोई काना बोलता है। वैसे एसआई सिस्टम का फर्स्ट नेम था बच्चों मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन तो नाम था ही, इसके साथ साथ सभी कंट्रीज के डिफरेंट लोगों ने जो वहां पे आए थे उन्होंने साइन किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द नेम इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नाम दिया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट डिसाइड किया उसे रखा गया। ये बनने के बाद 7 टाइम्स ऐसा यूनिट सिस्टम चेंज होती रही है और फाइनली 1960 में सभी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इकट्ठा होके उसका नया नाम दिया एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट। एसआई का इंग्लिश नाम है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा इंग्लिश नाम दिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज में हम ऐसा कहते हैं ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ओके, जैसे आपको पता होगा कुछ क्रिकेटर्स होते हैं AB डिविलियर्स, वैसे यहाँ भी डी यूनिट्स है। हम ध लिखते हैं ना, ध, उसको ये लोग डी बोलते हैं। क्लियर? जैसे नाम सुना होगा ब्रूस ली, जैक ली, आ बधी ली है, બધું फ्रेंच चाइनीज બધું ભેગું હોય છે। तो फ्रेंच लैंग्वेज में एसआई નું नेम છે ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ओके, तो एसआई सिस्टम में डिफरेंट 7 फिजिकल क्वांटिटी को चूज किया गया। 7 फिजिकल क्वांटिटी को चूज किया गया जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, so different 7 physical quantities are chosen, they are known as fundamental physical quantities। और उसके यूनिट, उसके सिंबल, यूनिट के सिंबल वो सब एक्सप्रेस किए गए, इंक्लूडिंग इट इज नोन एज एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। इन एसआई सिस्टम डिफरेंट 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे आएगा सिंबल ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। नाउ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड सिंबल ऑफ यूनिट, ओके। सो चलो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आएगी लेंथ, सेकंड इज मास एंड थर्ड इज टाइम। इसको तो पूछना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज फिजिक्स में समझाया होगा। इसको MLT कहते हैं, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम। नाउ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर।
6 प्रॉपर्टी है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, luminous intensity. Okay, so different 7 physical quantities in SI system: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, quantity of substance and luminous intensity. ऐसा भी कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो उनके सिंबल्स की बात करें तो लेंथ का सिंबल है L, मास का M, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं I, बराबर। इसका रीजन बताता हूं, करंट को बोलते हैं इंडक्शन और इसलिए I लिखा है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल T कहेंगे क्योंकि स्मॉल t ऑलरेडी आ चुका है टाइम में। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का सिंबल स्मॉल n एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को I न्यू कहते हैं। I के नीचे न्यू लिखा है क्योंकि ऑलरेडी I आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज सिंबल ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ उसका यूनिट है मीटर जिसका सिंबल है स्मॉल m। मास इज जनरली इन किलोग्राम, ओके, उसका यूनिट है स्मॉल के स्मॉल g सिंबल। टाइम उसको कहते हैं सेकंड, यूनिट है उसका सिंबल है s। इलेक्ट्रिक करंट उसके बारे में ज्यादा थीसिस साइंटिस्ट एम्पियर ने लिखा था और इसलिए उसका यूनिट होगा कैपिटल A। बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है कि किसी भी व्यक्ति के नाम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और इसलिए हमें लेना है कैपिटल A इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर उसको भी केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए साइंटिस्ट का नेम है तो ऑनर ऑफ साइंटिस्ट उसको कैपिटल के लिखा जाता है। देन आफ्टर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट है मोल जिसमें E निकाल के लिखा जाता है MOL। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसमें आएगा बच्चों कैंडेला जिसमें स्मॉल c स्मॉल d यूनिट सिंबल होता है। सो दीज आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट एंड सिंबल ऑफ यूनिट। पूरा टेबल अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ये है SI सिस्टम विच इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं, लेकिन जनरली इन्हीं यूनिट का यूज करके हम ऑलवेज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं स्टो कर सकते। जैसे आपको, अब एक साइंटिस्ट हो, ओके, आपको बुलाया गया यहाँ से दिल्ली जाके आपको सोडियम की एटॉमिक रेडियस फाइंड करनी है। समझो जैसे मैं देव की बात करूं, देव यहाँ पे पढ़ रहा है, बराबर। तो सपोज देव को कहा गया कि भाई देव गो टू दिल्ली एंड फाइंड आउट, टाटा सॉल्ट वालों ने बुलाया कि भाई हमारे नमक में सोडियम की एटॉमिक रेडियस कितनी है डिस्कवर करो। तो यहाँ पे एक ही फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, लेंथ। यहाँ से दिल्ली जाना है वो भी एक लेंथ है, एटॉमिक रेडियस वो भी एक लेंथ है, लेकिन देव दोनों में डिफरेंट यूनिट यूज करेगा। यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस मीटर में मिलता जरूर है लेकिन एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। फिर वहां पे सोडियम की रेडियस फाइंड करोगे तो वो मीटर में मिलेगी जरूर लेकिन फाइंड नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमें दूसरे यूनिट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक डिस्टेंस बहुत बड़ा है 1400 किलोमीटर और दूसरा इतना छोटा है कि जिसकी बात ही जाने दो। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस का या लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, लेकिन उसी फिजिकल क्वांटिटी के बड़े या छोटे पीसीस को नापने के लिए वो यूनिट यूजफुल नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों इस SI सिस्टम के यूनिट्स और
छोटे या बड़े यूनिट्स के बीच में रिलेशन शो करना होगा, ठीक है। और इसलिए डिफरेंट प्रीफिक्सेस आर एडेड फॉर एसआई सिस्टम। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कहा गया कि भाई चलो देव का वेट कितना है, देव कहेगा कि भाई 55 किलोग्राम है। बात सही है, ऐसा यूनिट में उसका मास मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई 1 ग्राम, सॉरी, ऐसा पूछा जाए कि भाई 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसका मास कितना है, तो आप किलोग्राम में नहीं शो कर सकते। आपको पूछा जाए कि भाई 100 बीघा किसी की जमीन है, कितना गेहूं हुआ, तो उसे किलोग्राम में नहीं, क्विंटल में या फिर मण में, ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के बड़े या छोटे वैल्यूज को शो करना डिफिकल्ट होता था, इसलिए एक नई मेथड यूज हुई, यूनिट के आगे प्रीफिक्स लगा दो। तो आज हमें वो प्रीफिक्स का टेबल तैयार करना है। ओके, प्रीफिक्स का टेबल तैयार करना है। तो ऐसा ही सिस्टम के साथ साथ लेट अस सी द प्रीफिक्स टेबल। उस टेबल में यहाँ पे मैं लेता हूं मल्टीपल, मल्टीपल मैं यहां भी लूंगा बच्चों, मल्टीपल। ओके, उसके बगल में लिखेंगे प्रीफिक्स और उसका सिंबल। यहां भी लिखेंगे प्रीफिक्स और उसका सिंबल। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10⁻⁴, फिर 10⁻², 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, 10⁻21 एंड 10⁻24। उससे उल्टा जाना है। देखो 24 से लेके 1 गए, अब यहाँ पे उल्टा जाएंगे। यहाँ आएगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15, 10⁻⁻18, 10⁻⁻21, 10⁻⁻24। क्लियर? तो बच्चों ये है मल्टीपल्स। क्या है ये? मल्टीपल। तो इस मल्टीपल का डिफरेंट एसआई सिस्टम के यूनिट से रिलेशन प्रीफिक्स से डिसाइड होता है। ओके, तो उनके नाउन्स में जो बोल रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ, उसके बारे में ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, बराबर 4-4 के क्रम में हम याद रखेंगे। यहां लिखेंगे बच्चों योटा, जेटा, एक्सा, पेटा। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा। सिंबल कैपिटल्स आएंगे, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, कैपिटल लेटर्स। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो। टेरा, गीगा, मेगा, किलो, तो उसको ऐसा लिखते हैं टेरा, गीगा, मेगा। मेगा तक कैपिटल लेटर्स आएंगे, फिर स्मॉल हो जाते हैं। तो किलो में बच्चों स्मॉल के आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, 4-4 के ग्रुप में तैयार करो, एकदम आसान है तैयार करना। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो। फिर आएगा बच्चों हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी। हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी। हेक्टो को बोलते हैं स्मॉल एच। डेका और डेसी में बच्चों डी कॉमन है, देखो दोनों में डी है, तो डेका को बोला डीए और डेसी को बोला स्मॉल डी। ओके, तो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी। ओके, फिर आएगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो वापिस 4 याद रखो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। सेंटी को बोलते हैं स्मॉल सी, मिली को स्मॉल एम, माइक्रो को न्यू लिखते हैं, न्यू। आपको लगा सर माइक्रो में क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मिली में एम आ चुका है, तो माइक्रो में एम नहीं लिख सकते।
तो उसे लिखा जाता है ऐसे न्यू। ओके, फिर आएगा नैनो पिको, फिर फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ओके, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। स्मॉल लेटर्स है फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। तो ये प्रीफिक्स इसका यूज करके आप कोई भी बड़े छोटे यूनिट में मेन यूनिट का रिलेशन एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेरी मानो तो हम इसे तैयार कर लेंगे। कैसे तैयार करना है तो मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको सोचना है, अभी रिवर्स में ही याद रह जाएगा। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ऐसे 4 के ग्रुप में तैयार करोगे तो एकदम इजी है, यू कैन इजीली डू इट। ओके, योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ऐसा रोज आप मिनिमम 5-6 बार पढ़ोगे इसी राग में, इसी लय में, तो 100% एक दिन ऐसा आएगा, और आएगा ही, मैं पूछूंगा भी, एक ही सांस में आप पूरा का पूरा टेबल पढ़ लोगे। बराबर 3 दिन तक प्रैक्टिस का टाइम देता हूँ, फिर उसका रिजल्ट मुझे ऐसा चाहिए। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप सुनिए, इसी स्पीड में आपको बोलना सीखना है। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, तो इस स्पीड तक आप पहुंचो तब समझ लो कि आपको पूरा टेबल लॉन्ग टाइम के लिए याद रह गया है। ठीक है, तो बच्चों मैं एक बार बोलता हूँ फिर हम सब बोलेंगे। पहले मैं एक बार याद करा दूं कैसे याद रखना है। योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो।